welcome back to the channel. In today's session, we will discussing key topic in plant physiology, that is mineral nutrition. We start by understanding the essential element for the plant growth and development, followed by an in-depth look at the nitrogen cycle and nitrogen fixation. If you find this video informative, please like, share and subscribe and stay updated with the more educational content. Now without any further delay, let's begin with today's topic, that is mineral nutrition. अगर मिनरल न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो अर्थ में हैं जिन्हें डिस्कवर किया गया है अप्रॉक्सीमेटली 105 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 17 एलिमेंट जो होते हैं दैट आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। अब हम बात करते हैं इन इसेंशियल एलिमेंट्स की। इन्हें फर्दर डिवाइड किया गया है टू कैटेगरीज में। फर्स्ट कैटेगरी है इसमें मैक्रो एलिमेंट्स, जिन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है, और इनका नंबर है टोटल 9 इन नंबर ये एलिमेंट्स होते हैं। इन्हें मैक्रो एलिमेंट्स या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। सेकंड कैटेगरी है माइक्रो एलिमेंट्स एंड इसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है या ट्रेस एलिमेंट इन्हें कहते हैं। तो इनका नंबर है 8 इन नंबर ये प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसेंशियल एलिमेंट की जो कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी जो हमने बात की मैक्रो एलिमेंट्स की, तो कैसे इन्हें डिवाइड किया गया है मैक्रो एलिमेंट्स और माइक्रो एलिमेंट्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्राई वेट। मैक्रो एलिमेंट की अगर हम बात करें, रिक्वायर्ड अमाउंट अगर मोर देन 10 माइक्रोमोल पर केजी ड्राई वेट अगर उनका है, दैट इज कॉल्ड एज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। इन्हें लर्न करने के लिए हम कोड यूज़ करते हैं, खून पी के सर मांगे कैल्शियम। खून से हम याद रखते हैं या कौन से भी हम याद रख सकते हैं, तो CHON, कौन से CHON, C से कार्बन, H से हाइड्रोजन, O से ऑक्सीजन एंड N से नाइट्रोजन, P से फॉस्फोरस, K से पोटाशियम, सर से S याद रखेंगे दैट इज फॉर सल्फर, मांगे से Mg मैग्नीशियम, और कैल्शियम से कैल्शियम का सिंबल Ca होता है, वो हम डायरेक्ट याद करेंगे। नेक्स्ट हम सेकंड बात करते हैं माइक्रो एलिमेंट्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। रिक्वायर्ड अमाउंट लेस देन 10 माइक्रोमोल पर केजी ड्राई वेट जिनका होता है, उन्हें कहा जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को लर्न करने के लिए हम जो कोड लर्न करते हैं दैट इज फेकू, मनमोहन, जाबे, निकल। तो फेकू से फे से याद रखेंगे, Fe सिंबल होता है आयरन का, कॉपर का सिंबल Cu, तो फेकू याद रखेंगे इस तरह से। मन से Mn सिंबल होता है मैग्नीज का, MO सिंबल होता है मोलिब्डेनम का, मनमोहन से याद रखेंगे इसे। एंड जाबे से Zn सिंबल होता है जिंक का, एंड B फॉर बोरोन, एंड निकल Ni सिंबल होता है निकल का, एंड Cl सिंबल होता है क्लोरीन का। तो इस तरह से हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को लर्न करते हैं। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी। इसे दिया था एर्नॉन ने। इसेंशियल एलिमेंट वो एलिमेंट्स होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट इज द डेफिशिएंसी ऑफ द दैट एलिमेंट मस्ट नॉट बी फुलफिल्ड बाय एनी अदर एलिमेंट। ऐसा एलिमेंट जिसकी अगर डिफिशिएंसी हो जाए तो उसकी कमी को कोई और एलिमेंट फुलफिल ना कर सके, उस तरह के एलिमेंट जो हैं वो इसेंशियल होते हैं। सेकेंड है इन अब्सेंस ऑफ दैट एलिमेंट प्लांट लाइफ शुड नॉट बी कम्प्लीटली। अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो प्लांट की जो लाइफ है वो भी कंप्लीट नहीं होगी। थर्ड इज एलिमेंट मस्ट प्ले डायरेक्ट रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। और उस एलिमेंट का प्लांट की ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट पे डायरेक्ट रोल अगर हो तो उस तरह के एलिमेंट को कहा जाता है इसेंशियल एलिमेंट। तो ये क्राइटेरिया होता है इसेंशियल एलिमेंट के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्निक दैट इज नोन एज हाइड्रोपोनिक्स। तो हाइड्रोपोनिक्स जो टर्म है इसे दिया था J.V. सैक ने। डेवलपमेंट बाय J.V. सैक। हाइड्रोपोनिक्स जो टेक्निक होती है इसमें सॉइल लेस कल्चर को यूज़ किया जाता है। बिना सॉइल के अगर प्लांट को ग्रो किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड एज हाइड्रोपोनिक्स या न्यूट्रिशन रिच कल्चर। कि अगर हम किसी प्लांट को ऐसे कल्चर में रख रहे हैं जो सॉइल नहीं है बट उसमें सभी जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए वो सारे उसमें दिए जाएं, न्यूट्रिशन सॉल्यूशन में अगर हम उस प्लांट को रखते हैं तो वो प्लांट अगर ग्रो करता है, उस टेक्निक को कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स। तो जो 17 एलिमेंट्स होते हैं इसेंशियल एलिमेंट्स, इन
न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में हम ये 17 एलिमेंट प्लांट की ग्रोथ को देते हैं। इससे हमें पता चलता है टू डिटरमाइन द रोल ऑफ एनी एलिमेंट, तो हमें प्लांट में उन एलिमेंट्स का क्या रोल है उसका पता चलता है। टू डिटरमाइन द डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एन एलिमेंट, और इसी टेक्निक में हमें डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में हम जान सकते हैं। और डिटरमाइन द इसेंशियल एलिमेंट, तो कौन कौन से इसेंशियल एलिमेंट होंगे प्लांट के लिए उनके बारे में भी हम जानते हैं बाय द टेक्निक ऑफ हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक में जो प्लांट ग्रो करते हैं या जिसमें इसमें प्लांट को डिस्कवर किया है ग्रोइंग जो अच्छे से ग्रो हुई हैं, दैट इज टोमेटो, लेटेक्स एंड कुकुम्बर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसेंशियल एलिमेंट। इन्हें क्लासिफाई किया गया है 4 कैटेगरी में ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। ये 4 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट कैटेगरी है कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल, दैट इज जो स्ट्रक्चर एलिमेंट होता है किसी भी सेल का उसमें कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। तो ये हम खून या कौन से याद रखेंगे, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये इसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो बायोमोलिक्यूल के लिए कंपोनेंट होते हैं या किसी भी सेल के एलिमेंट होते हैं। सेल में ये सेल का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर एलिमेंट होते हैं किसी भी सेल के लिए। सेकंड हम बात करते हैं एनर्जी रिलेटेड कंपोनेंट्स की। तो एनर्जी रिलेटेड कंपोनेंट जो केमिकल कंपाउंड प्लांट को एनर्जी देने का काम करते हैं। एटीपी जो होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो इससे फॉस्फोरस जो है वो एक इसका एनर्जी कंपोनेंट होता है। एंड क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम जो Mg2 पॉजिटिव जो है वो एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपोनेंट होता है प्लांट के लिए। थर्ड हम बात करते हैं एंजाइम एक्टिवेटर्स। तो एलिमेंट जो होते हैं वो एंजाइम को एक्टिवेट करने का भी काम करते हैं। फर्स्ट है मॉलिब्डेनम। तो मॉलिब्डेनम जो है वो नाइट्रोजिनेज को एक्टिवेट करता है, ड्यूरिंग द नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में एक्टिवेट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव जो है वो एक्टिवेट करता है बोथ रुबिस्को को भी एक्टिवेट करता है और पेपकेज या पेप कार्बोक्सिलेज को भी ये एक्टिवेट करता है। अदर भी एलिमेंट्स हैं जैसे कि जिंक हो गया, वो एक्टिवेट करता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंड कार्बोक्सिलेज को वो एक्टिवेट करता है, या आयरन हो गया जो कैटालेज एक्टिविटी को एक्टिवेट करता है। इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो अदर एक्टिविटीज़ करते हैं। नेक्स्ट हम फोर्थ बात करते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस। तो ऑस्मोटिक बैलेंस में भी ये एलिमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सम perform osmotic potential in the cell, for example potassium। तो potassium in the cells for the stomata जो है वो open होते हैं। for closing of stomata के लिए potassium out अगर सेल से होते हैं तो स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाते हैं। इस तरह से ये एलिमेंट जो हैं 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या होता है। द कंसंट्रेशन एट ऑफ एनी एलिमेंट बिलो विच द प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड। ऐसी कंसंट्रेशन कि अगर उससे कम अगर कंसंट्रेशन किसी एलिमेंट की है तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, दैट इज क्रिटिकल कंसंट्रेशन उसे कहा जाता है। एंड द सिम्टम्स अपीयर इज नोन एज डेफिशिएंसी सिम्टम, और उसमें जो सिम्टम्स अपीयर होते हैं उन्हें डेफिशिएंसी सिम्टम कहा जाता है। इसका मतलब है कि उस प्लांट में उस एलिमेंट की कमी हुई है। नोट के लिए हम लर्न करेंगे डेफिशिएंसी सिम्टम्स डिपेंड्स अपॉन द मोबिलिटी ऑफ द एलिमेंट्स। ये डेफिशिएंसी सिम्टम जो हैं वो डिपेंड करते हैं मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट पे, ये डिपेंड करते हैं। तो इसी के बेसिस पे हमने डिवाइड किया है 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट हम कैटेगरी या केस इसमें डिस्कस करते हैं। 2 केसेस ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी 2 केस देखने को मिलते हैं। इफ़ एलिमेंट्स इज मोबाइल, अगर एलिमेंट जो है वो मोबाइल है, मोबाइल का मतलब है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल NKPMg, नाइट्रोजन, पोटाशियम, phosphorus and magnesium for example। deficiency symptoms first seen in the older tissue। तो इनकी जो deficiency symptoms हैं, मोबाइल एलिमेंट्स के deficiency symptoms हमें सबसे पहले देखने को मिलते हैं older leaves में। older leaves में ये मोबाइल एलिमेंट की deficiency देखने को मिलती है। सेकेंड हम बात करते हैं इफ़ एलिमेंट्स इज इमोबाइल, अगर एलिमेंट जो हैं वो इमोबाइल हैं, मूव नहीं करते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम एंड सल्फर, इनके डेफिशिएंसी सिम्टम जो हैं फर्स्ट सीन इन द यंगर टिश्यू। तो इनके डेफिशिएंसी सिम्टम जो हैं वो यंगर टिश्यू में सबसे पहले देखने को मिलते हैं। इसका मतलब है कि यंग लीफ में अगर डेफिशिएंसी है तो उसमें इमोबाइल एलिमेंट की डेफिशिएंसी होगी, और अगर ओल्डर लीफ में डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हैं तो इसका मतलब है कि मोबाइल एलिमेंट की डेफिशिएंसी जो है उन लीव्स में है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रोल ऑफ एलिमेंट एंड देयर डेफिशिएंसीज। फर्स्ट एलिमेंट इज नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है और इसकी जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म होती है दैट इज नाइट्रेट, अमोनिया, अमोनियम आयंस एंड नाइट्राइट। तो नाइट्रेट होता है NO3, अमोनियम आयन होते हैं NH4 पॉजिटिव एंड नाइट्राइट होता है दैट इज NO2 नेगेटिव। इस फॉर्म में ही नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब किया जाता है और सबसे अच्छा या जो स्ट्रॉन्ग जो एब्जॉर्बेबल पावर होती है वो होती है नाइट्रेट की, देन अमोनियम आयन की होती है एंड देन नाइट्राइट की एब्जॉर्बेबल जो है लिस्ट कैपेसिटी होती है, प्लांट इसको सबसे कम एब्जॉर्ब कर पाता है। फंक्शन की बात करें नाइट्रोजन की तो ये इन अमीनो एसिड एंड प्रोटीन में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, इन हॉर्मोन्स एंड एंजाइम में एंड इन द न्यूक्लिक एसिड, DNA एंड RNA एंड ATP में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। डेफिशिएंसी की बात करें तो क्लोरोसिस होता है। क्लोरोसिस का मतलब है लॉस ऑफ क्लोरोफिल को कहा जाता है क्लोरोसिस एंड स्मॉल फ्रूट साइज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन देखने को मिलता है। सेकंड हम बात करते हैं पोटाशियम, K पॉजिटिव मैक्रो एलिमेंट है, एब्जॉर्बेबल फॉर्म इसकी है, K पॉजिटिव की फॉर्म में इसको एब्जॉर्ब किया जाता है। रोल की अगर हम बात करें इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में पोटाशियम आयन जो है वो रोल प्ले करते हैं एंड हेल्प्स ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस, और प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम भी ये यूजफुल होते हैं। एंड नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बर्ड्स, लीव्स एंड रूट में प्रेजेंट होता है पोटाशियम। नेक्स्ट इसमें डेफिशिएंसी की बात करें तो पोटाशियम की डेफिशिएंसी से क्लोरोसिस होता है जो लॉस ऑफ क्लोरोफिल को कहा जाता है एंड नेक्रोसिस देखने को मिलता है जिसमें डेथ ऑफ टिश्यू को कहा जाता है नेक्रोसिस। तो पोटाशियम की डेफिशिएंसी से नेक्रोसिस भी देखने को मिलता है। थर्ड हम बात करते हैं मैक्रो एलिमेंट्स। थर्ड मैक्रो एलिमेंट है दैट इज फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस की जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म होती है दैट इज H2PO4 नेगेटिव एट लो pH पे ये देखने को मिलती है, और हाई pH पे इसकी जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म होती है दैट इज HPO4 नेगेटिव। इसके रोल की अगर हम बात करें इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें ये देखने को मिलता है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड होती है तो फॉस्फोरस और लिपिड की बनी होती है। इन न्यूक्लिक एसिड भी हमें देखने को मिलता है, DNA और RNA में जो है वो फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, और सम को एंजाइम दैट इज PP पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट एंड TPP थायमिन पायरोफॉस्फेट ये हमें देखने को मिलता है। फॉस्फोराइजेशन में भी देखने को मिलता है। फॉस्फोराइजेशन का मतलब है ATP की फॉर्मेशन जब होती है, AMP से ADP और ADP से फिर ATP की फॉर्मेशन है, तो फॉस्फोराइजेशन में भी हमें देखने को मिलता है। NADPH NADP में भी हमें फॉस्फोरस देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें तो ये इंटरमीडिएट होता है रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का। डेफिशिएंसी की बात करें तो एक्युमुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द सोयाबीन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फॉस्फोरस होता है, एंड डल ग्रीन कलर ऑफ लीव्स भी है ड्यू टू फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी से ही देखने को मिलता है। फोर्थ दैट इज कैल्शियम, ये मैक्रो एलिमेंट है और इसकी जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म होती है दैट इज Ca2 पॉजिटिव की फॉर्म में इसको एब्जॉर्ब किया जाता है। इंपॉर्टेंट इसका रोल है, प्रेजेंट होता है ये मिडल लैमेला में, तो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है दैट इज मिडल लैमेला, उसमें ये प्रेजेंट होता है, वहाँ प्रेजेंट होता है कैल्शियम, और कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम पैक्टेट यहाँ पे प्रेजेंट होता है। मिडल लैमेला की बात करें तो वहाँ कैल्शियम पैक्टेट भी प्रेजेंट होता है एंड मैग्नीशियम पैक्टेट भी यहाँ मिडल लैमेला में प्रेजेंट होता है। सेकेंड हम बात करते हैं ऑल्सो प्रेजेंट इन OEC। OEC स्टैंड फॉर ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, इसमें भी कैल्शियम प्रेजेंट होता है। अदर एलिमेंट भी यहाँ प्रेजेंट होते हैं दैट इज Mn2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड क्लोरीन आयन जो हैं प्रेजेंट होते हैं इस ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में। ये फोटोसिंथेसिस में हमने डिस्कस किया है। थर्ड, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फॉर्मेशन, जो माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन होती है उसमें भी ये रोल प्ले करता है। और अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम की अगर एब्जॉर्प्शन होनी हो तो उसमें जो रोल प्ले करता है बोरोन जो है वो हेल्प करता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में, और कैल्शियम इंपॉर्टेंट होता है रूट की ग्रोथ के लिए, एंड कैल्शियम जो है वो सेकंड मैसेंजर हार्मोन होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी का। और अगर हम बात करें कैल्शियम की तो ये एक इमोबाइल एलिमेंट होता है, ये एक्युमुलेट होता है ओल्डर लीव्स में क्योंकि ये इमोबाइल एलिमेंट होता है।
नेक्स्ट डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करें या डिजीज़ की बात करें तो वीदर टिप डिजीज़ या कर्व्ड लीफ अपेक्स जो है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम देखने को मिलता है। नेक्स्ट फिफ्थ जो एलिमेंट है दैट इज मैग्नीशियम, सिंबल इज Mg। ये एक मैक्रो एलिमेंट है और इसकी जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म होती है दैट इज Mg2 पॉजिटिव की फॉर्म में इसको एब्जॉर्ब किया जाता है। रोल की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट होता है ये भी मिडल लेमेला में इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम पैक्टेट। ये एक्टिवेटर एंजाइम होता है, हेक्सोकाइनेज को एक्टिवेट करता है, रूबिस्को को एक्टिवेट करता है, पेप्केज पेप कार्बोक्सिलेज को ये एक्टिवेट करता है। तो ये इस तरह से एक्टिवेशन करने का काम करता है, फोटोसिंथेसिस में भी और रेस्पिरेशन दोनों में ये रोल प्ले करता है। और जहाँ ATP इन्वॉल्व होता है वहाँ मैग्नीशियम चाहिए ही होता है, ATP को भी ये बैलेंस करने का काम करता है। सेंट्रल मेटल आयंस ऑफ क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल का ये सेंट्रल मेटल आयन होता है। बाइंडिंग इन द राइबोसोम सब यूनिट, तो राइबोसोम की जो स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट होती है उन दोनों को बाइंड करने का काम भी मैग्नीशियम ही करता है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट इसकी डेफिशिएंसी की बात करें तो क्लोरोसिस एंड नेक्रोसिस जो है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम देखने को मिलता है। नेक्स्ट एलिमेंट है सल्फर। सल्फर का सिंबल है S। ये एक मैक्रो एलिमेंट है और इसकी जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म होती है दैट इज SO4 2 नेगेटिव। सल्फेट आयन की फॉर्म में इसको एब्जॉर्ब किया जाता है। और अगर इसके रोल की बात करें तो प्रेजेंट होता है इन द फेरेडॉक्सिन। FD जो होता है फोटोसिस्टम, जब हमने फोटोसिंथेसिस डिस्कस किया है वहाँ हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है फेरेडॉक्सिन के बारे में FD, और इसमें आयरन सल्फर प्रोटीन जो है वो कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। सेकंड, प्रेजेंट इन सम अमीनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में भी सल्फर प्रेजेंट होता है एंड सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड दैट इज सिस्टीन एंड मिथ्योनिन जिनमें कि सल्फर प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट इन सम विटामिन्स, और कुछ विटामिन्स में भी ये प्रेजेंट होता है जैसे कि थायमीन B1 को कहा जाता है, बायोटीन इसमें ये प्रेजेंट होता है, कोएंजाइम A में हमें देखने को मिलता है। इस तरह से और अगर हम इसकी बात करें तो इम्पॉर्टेंट होता है ये पल्सेस क्रॉप के लिए सल्फ़र इम्पॉर्टेंट होता है। तो मेन कंस्टिट्यूएंट से कोएंजाइम विटामिन्स के में देखने को मिलता है। डेफिशिएंसी की बात करें तो इसकी डेफिशिएंसी से नेक्रोसिस और स्टंटेड ग्रोथ देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो मैक्रो एलिमेंट्स हैं दैट इज़ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इन्हें कहा जाता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं अपटेक फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में ये प्रेजेंट होते हैं और इनका अपटेक जो है वो एटमॉस्फेयर से किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ CO2 एंड वाटर की फॉर्म में इनका एब्जॉर्ब इन्हें किया जाता है। तो दे आर नॉन मिनरल भी इन्हें कहा जाता है, दे आर ऑब्टेन फ्रॉम एयर एंड वाटर से ये ऑब्टेन किए जाते हैं, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन मिनरल्स। तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रो एलिमेंट्स की। फर्स्ट जो माइक्रो एलिमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ आयरन और सिंबल है इसका Fe। एब्जॉर्बेबल फॉर्म जो इसकी की जाती है, आयरन को एब्जॉर्ब किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ Fe3 पॉजिटिव की फॉर्म में इसको एब्जॉर्ब किया जाता है जिसे फेरिक आयन कहा जाता है। ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है और इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है। ये ETS जो साइकिल होती है उसका पार्ट होता है। रोल की बात करें प्रेजेंट इन फेरेडॉक्सिन, तो फेरेडॉक्सिन में ये प्रेजेंट होता है जो ETS साइकिल का पार्ट होता है उसमें ये रोल प्ले करता है। प्रेजेंट इन साइटोक्रोम, और साइटोक्रोम में भी ये प्रेजेंट होता है। एक्टिवेटर ऑफ कैटालेज एंजाइम, कैटालेज एंजाइम को एक्टिवेट करने में भी ये रोल प्ले करता है। इट एक्टिवेट कैटालेज एंजाइम में जो हेम पार्ट होता है उसको ये एक्टिवेट करने का काम करता है। और इट इज़ रिवर्सिबल ऑक्सीडाइज Fe2 पॉजिटिव इंटू Fe3 पॉजिटिव ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये जो है रिवर्सिबिलिटी ऑक्सीडाइज होता है। नेक्स्ट, रोल प्ले इन क्लोरोफिल फॉर्मेशन में भी ये रोल प्ले करता है क्योंकि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है सेंटर में एंड उसमें आयरन भी देखने को मिलता है, तो आयरन जो है वो क्लोरोफिल फॉर्मेशन में भी रोल प्ले करता है। डेफिशिएंसी की बात करें तो आयरन की डेफिशिएंसी से स्लो ग्रोथ देखने को मिलती है और क्लोरोसिस डिजीज होती है। नेक्स्ट दैट इज मैग्नीज एंड सिंबल Mn। ये एक माइक्रो एलिमेंट है
और इसकी जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म होती है दैट इज Mn2 पॉजिटिव। मैग्नीज आयन की फॉर्म में इसको एब्जॉर्ब किया जाता है। रोल की बात करें तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर स्प्लिटिंग का ये काम करता है। OEC ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ये बनाता है जिसमें कि Mn2 पॉजिटिव की फॉर्म में इसको एब्जॉर्ब किया जाता है। डेफिशिएंसी की बात करें, ग्रे स्पॉट डिजीज ऑफ ओट इसकी वजह से देखने को मिलती है। नेक्स्ट माइक्रो एलिमेंट है दैट इज जिंक एंड सिंबल इसका होता है Zn। इसकी जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म होती है दैट इज Zn2 पॉजिटिव। रोल की बात करें तो जिंक का जो रोल होता है ये प्रिकर्सर होता है ऑक्सिन का। ऑक्सिन की बायोसिंथेसिस के लिए ये चाहिए होता है। नेक्स्ट एक्टिवेटर होता है, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज को एक्टिवेट करता है, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज को एक्टिवेट करता है जिंक Zn2 पॉजिटिव। और क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस में भी रोल प्ले करता है। डेफिशिएंसी की बात करें तो इसकी डेफिशिएंसी से लिटिल लीफ डिजीज कॉज होती है, खेरा डिजीज ऑफ राइस, वाइट बड ऑफ मेज डिजीज जो है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ जिंक होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉपर। कॉपर का सिंबल होता है Cu। माइक्रो एलिमेंट है, एब्जॉर्बेबल फॉर्म जो इसकी होती है क्यूप्रिक आयन Cu2 पॉजिटिव की फॉर्म में इसको एब्जॉर्ब किया जाता है। कॉपर के अगर हम रोल की बात करें, प्रेजेंट होता है इन साइटोक्रोम A3 में ये प्रेजेंट होता है। फॉर्मेशन ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड की फॉर्मेशन ये करता है। एक्टिवेटर होता है ये कैटालेज एंजाइम। Fe एंड कॉपर जो हैं वो एक्टिवेटर होते हैं कैटालेज एंजाइम के लिए। फर्स्ट हमने जो बात की साइटोक्रोम A3 ये हमें देखने को मिलता है ETS साइकिल के कॉम्प्लेक्स 4 में, वहाँ कॉपर आयन जो है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमने बात की एस्कॉर्बिक एसिड में ये फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है और ये एक्टिवेटर होता है कैटालेज एंजाइम का। अगर बात करें तो रिवर्सिबल होता है ये कॉपर पॉजिटिव से कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन के लिए और रिडॉक्स रिएक्शन में भी इन्वॉल्व होता है। इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है एक्जेंथम एंड डाई बैक ऑफ लेमन डिजीज जो है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं माइक्रो एलिमेंट दैट इज बोरोन। सिंबल इज B। एब्जॉर्बेबल फॉर्म जो इसकी होती है दैट इज BO3 3 नेगेटिव एंड B4O7 2 नेगेटिव। रोल की अगर हम बात करें तो पॉलन जर्मिनेशन में ये रोल प्ले करता है। अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम में रोल प्ले करता है। तो अगर कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना है तो उसके लिए भी बोरोन जो है वो हेल्प करता है। तो बोरोन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में भी मदद करता है जो फंक्शन होता है इन द सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो जब कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेट होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, सुक्रोज जब शुगर जो है वो ट्रांसपोर्ट की जाती है उसमें भी ये रोल प्ले करता है। अगर हम इसके रोल की बात करें तो पॉलन जर्मिनेशन, सेल इलोंगेशन एंड सेल डिफरेंशिएशन में भी बोरोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है दैट इज़ ब्राउन हार्ट डिजीज़ या जिसे हम हार्ट रॉट डिजीज़ कहते हैं ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ बोरोन हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज़ मोलिब्डेनम एंड सिंबल ऑफ मोलिब्डेनम इज़ MO। ये एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है और इसकी जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म होती है दैट इज़ मोलिब्डेट आयन MOO2 2 पॉजिटिव की फॉर्म में इसको एब्जॉर्ब किया जाता है। रोल की अगर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्टिवेटर ऑफ नाइट्रोजनेज एंजाइम। तो नाइट्रोजनेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है ये, और ये नाइट्रेट रिडक्टेज को भी एक्टिवेट करता है। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मोलिब्डेनम इन द नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म या बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मोलिब्डेनम। इसकी डेफिशिएंसी से बात करें तो विप टेल ऑफ कॉलीफ्लावर जो है इसकी डेफिशिएंसी से देखने को मिलता है एंड येलो स्पॉट ऑफ डिजीज भी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मोलिब्डेनम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अदर एलिमेंट दैट इज क्लोरीन। क्लोरीन को एब्जॉर्बेबल फॉर्म इसकी होती है Cl नेगेटिव
और ये वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में रोल प्ले करता है, सेल डिवीज़न में ये रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी की बात करें तो क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, स्टंटेड ग्रोथ या विल्टिंग ऑफ लीफ, मुरझाना लीव्स का, ब्रॉन्ज जो कलरेशन होती है लीव्स में वो देखने को मिलती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरीन। एंड नेक्स्ट एलिमेंट की अगर हम बात करें सोडियम, इसकी एब्जॉर्बेबल फॉर्म होती है Na पॉजिटिव और ये रोल प्ले करता है, एनहांस करता है ग्रोथ को, सेल एक्सपेंशन को। जो C4 प्लांट होते हैं, कैम प्लांट होते हैं, उनमें ये क्रूशियल रोल प्ले करता है इन द रीजनरेशन ऑफ पेप एंजाइम। और इसके डेफिशिएंसी से क्लोरोसिस देखने को मिलता है, नेक्रोसिस देखने को मिलता है एंड फ्लावर जो है इनहिबिटेड होता है। तो ये थे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स या इसेंशियल एलिमेंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ टर्म्स की जो हम सभी में कुछ एलिमेंट्स में स्पेशली देखने को मिलती है। फर्स्ट है दैट इज़ क्लोरोसिस। तो ये देखने को मिलती है नाइट्रोजन, पोटाशियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, जिंक, सल्फर, आयरन एंड मैग्नीज में। नेक्रोसिस की बात करें तो ये देखने को मिलता है कैल्शियम, कॉपर, पोटाशियम एंड मैग्नीशियम में। इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन देखने को मिलता है मोलिब्डेनम, सल्फर, नाइट्रोजन एंड पोटाशियम में। डिलेड फ्लावरिंग देखने को मिलती है मोलिब्डेनम, सल्फर एंड नाइट्रोजन में। सो ये था मिलर न्यूट्रिशन के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नाइट्रोजन के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नाइट्रोजन साइकिल और नाइट्रोजन की यूज़ की। तो नाइट्रोजन एक मैक्रो एलिमेंट है और नाइट्रोजन के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो N2 की फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है और दो नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज़ ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में जो हमें प्रेजेंट होती है दैट इज़ 78% ऑफ नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में फ्री स्टेट में प्रेजेंट होती है। क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ये इजीली किसी के साथ बाइंड नहीं करती है और नई न्यू कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन इसमें नहीं देखने को मिलती है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो ये इसका यूज़ होता है, प्रेजेंट होती है प्रोटीन में। और प्रोटीन के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रोटीन बने होते हैं अमीनो एसिड से। तो अमीनो एसिड में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, प्रोटीन में भी प्रेजेंट होती है। ऑल जो प्रोटीन होती है उन सभी में हमें नाइट्रोजन देखने को मिलती है। न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, DNA एंड RNA जो होते हैं न्यूक्लिक एसिड इनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। नाइट्रोजन हार्मोन्स में प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है और एंजाइम में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर होता है, क्लोरोफिल में हेड एंड टेल दो रीजन देखने को मिलते हैं। हेड रीजन में 35 कार्बन होते हैं और टेल रीजन में 20 कार्बन देखने को मिलते हैं। हेड को अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो इसमें पोरफायरिन रिंग होती है। 4 पायरोल रिंग से बना होता है ये पोरफायरिन रिंग। 4 पायरोल रिंग को हम टेट्रा पायरोल भी कहते हैं। तो ये इस तरह से एक पायरोल रिंग का स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। देन क्लोरोफिल में हमें सेंटर में मैग्नीशियम आयन देखने को मिलती हैं और इसमें साइक्लोपेंटेन रिंग भी प्रेजेंट होती है। तो ये एक क्लोरोफिल के हेड का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। नेक्स्ट इसका जो टेल होता है उसे फाइटोल टेल कहा जाता है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल के लिए 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट इज नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में अमोनिफिकेशन होती है, अमोनिया की फॉर्मेशन होती है, नाइट्रिफिकेशन होती है, देन डी नाइट्रिफिकेशन होती है एंड एनामॉक्स देखने को मिलता है। तो ये स्टेप्स हैं जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट सेकेंड इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया या इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन की फॉर्म में उसको फिक्स किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद होता है नाइट्रोजन एसिमिलेशन और ये नाइट्रोजन एसिमिलेशन जो है अमोनियम आयन फेट हमें 2 तरह से देखने को मिलता है, रिडक्टिव एमिनेशन या ट्रांस एमिनेशन देखने को इसमें मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फर्स्ट इसमें हम बात करते हैं दैट इज नाइट्रेट्स, नाइट्रेट की फॉर्म में देखने को मिलता है। NO3 नेगेटिव दैट इज नाइट्रेट की फॉर्म में होता है। मोस्ट सबसे ज़्यादा अपटेक जो है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट ही प्लांट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रेट की फॉर्म में अपटेक किया जाता है, उससे कम किया जाता है अमोनियम आयन की फॉर्म में प्लांट अपटेक करते हैं और सबसे कम जो अपटेक किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट किया जाता है। NO2 नेगेटिव की फॉर्म में प्लांट सबसे कम अपटेक करते हैं। सेकेंड जो नाइट्रोजन की फॉर्म है दैट इज NO2 नेगेटिव नाइट्रेट की फॉर्म।
लीस्ट अपटेक इसका किया जाता है। थर्ड फॉर्म इज अमोनियम आयन की फॉर्म होती है। एंड फोर्थ इज द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। इस तरह से नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में ट्रिपल बॉन्ड N2 की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। अगर हम प्लांट की बात करें तो सॉइल में जब प्लांट होता है तो सॉइल से सबसे ज़्यादा मोस्ट अपटेक किया जाता है NO3 नेगेटिव का, और सबसे लिस्ट जो अपटेक किया जाता है वो किया जाता है नाइट्राइट का, NO2 नेगेटिव का सबसे कम अपटेक किया जाता है। एंड अमोनियम आयन का भी अपटेक करते हैं प्लांट इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम अमीनो एसिड की फॉर्म, फिर फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्लांट जब इनका अपटेक करते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, जब प्लांट NO3 की फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं तो इसे कन्वर्ट किया जाता है इनटू नाइट्राइट, NO2 नेगेटिव की फॉर्म में इसे रिड्यूस किया जाता है बाय नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम की हेल्प से, और ये इसको नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है कोफैक्टर की NADPH, FAD, पेट्रिन, मोलिब्डेनम कंटेनिंग ये होता है, एंड साइटोक्रोम 557 साइटोसोल में ये प्रेजेंट होता है। देन दिस नाइट्राइट इज कन्वर्टेड इनटू अमोनियम आयन, इसे अमोनियम आयन में कन्वर्ट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम नाइट्राइट रिडक्टेज, और ये एंजाइम प्रेजेंट होता है प्लास्टिड में। नाइट्रेट रिडक्टेज होता था साइटोसोल में, वो नाइट्रेट रिडक्टेज है, ये है नाइट्राइट रिडक्टेज, और इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है फेरेडॉक्सिन की, फेरेडॉक्सिन इसके लिए रिक्वायर्ड होता है, एंड सिरोहीम जो है वो रिक्वायर्ड होता है, इंपॉर्टेंट है ये। देन इसके बाद अमोनियम आयन की एसिमिलेशन होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बोथ बिल्डिंग अप एंड ब्रेकिंग ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड का। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, जब नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म होता है तो उसके लिए फर्स्ट होती है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अमोनियम की फॉर्मेशन को कहा जाता है अमोनिफिकेशन। ये एक एरोबिक प्रोसेस है, इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ये एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होती है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ रिक्वायर्ड है तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, इसलिए इसे ऑक्सीडेटिव प्रोसेस कहा जाता है। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो सॉइल में प्रेजेंट होता है उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, एंड इसे डिग्रेड किया जाता है इनटू अमीनो एसिड की फॉर्म में, एंड देन फाइनली जो है वो अमोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है। आयन, इस तरह से डिकम्पोजिशन जो प्रोसेस होती है एरोबिक एंड ऑक्सीडेटिव ये प्रोसेस होती है, इसे अमोनिफिकेशन कहा जाता है, जिसमें कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर से। तो जो डेड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है सॉइल में, उस डेड ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट किया जाता है इनटू अमोनियम आयन, और इसको कन्वर्ट करने के लिए ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, या तो वो बैक्टीरिया होंगे या फिर वो फंजाई होती है। बैक्टीरिया की भी अगर हम बात करें तो एरोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, दैट इज़ बैसिलस माइकोइड्स, बैसिलस वल्गैरिस, बैसिलस रेमोसस। तो ये और बैक्टीरिया जो हैं वो डेड ऑर्गेनिक मैटर को अमोनिया में चेंज करते हैं। नोट में हम लर्न करेंगे कि इस तरह से कोई प्लांट है, अगर वो वाटर लॉग्ड कंडीशन में है या वेटलैंड प्लांट्स है या मार्शी एरिया का जो प्लांट होता है, उसमें अगर हम बात करें तो मार्शी एरिया के प्लांट जो होते हैं उसमें डेड ऑर्गेनिक मैटर में डिकम्पोजिशन नहीं देखने को मिलती है, बिकॉज द बैक्टीरिया नॉट सर्वाइव, क्योंकि वहाँ बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करता है। इन दी अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करता है, तो नाइट्रोजन जो है उसकी डेफिशिएंसी यहाँ होती है, नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होती है और अमोनियम आयन की फॉर्मेशन इसमें नहीं देखने को मिलती है। सेकेंड स्टेप है इसमें, दैट इज़ नाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रिफिकेशन जो होती है, अगर बैक्टीरिया ऑक्सीडेशन करता है इनऑर्गेनिक चीज़ जैसे कि कीमो ऑटोट्रॉफ्स या कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म की इसमें रिक्वायरमेंट होती है नाइट्रिफिकेशन करने के लिए, तो ये एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होती है, एरोबिक प्रोसेस होती है, जिसमें कि अमोनियम आयन को कन्वर्ट किया जाता है इनटू नाइट्राइट की फॉर्म में, NO2 नेगेटिव की फॉर्म में इसमें कन्वर्ट किया जाता है। इसे नाइट्रोसोफिकेशन कहा जाता है, और इसके लिए जो बैक्टीरिया यूज़ किए जाते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया यूज़ किए जाते हैं जिन्हें कीमोट्रॉफ कहा जाता है, दैट इज़ नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस एंड नाइट्रोसोस्पीरिया।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस नाइट्राइट को फिर फर्दर कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट में, NO3 नेगेटिव में। और इसके लिए जो बैक्टीरिया रिक्वायर्ड होते हैं, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोस्पिरिया एंड नाइट्रोसोकोकस, ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें हम कीमो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं या कीमोसिंथेटिक इन्हें कहा जाता है। ये नाइट्रिफिकेशन करते हैं। इस तरह से सेकेंड स्टेप देखने को मिलता है। नेक्स्ट स्टेप इसमें हमें देखने को मिलता है, दैट इज़ डीनाइट्रिफिकेशन। तो डीनाइट्रिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इस तरह से एक हमारे पास ये फॉर एग्जांपल एक प्लांट है और प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो एब्जॉर्व करती है नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स को। अगर हैवी रेनफॉल होता है तो ये नाइट्राइट्स जो हैं वो बहुत ही डाउन में चले जाते हैं सॉइल के अंदर, जिनको प्लांट एब्जॉर्व नहीं कर पाता है। तो इसके लिए डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज होते हैं जो एनारोबिक होते हैं। ये एनारोबिक बैक्टीरिया इसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो नाइट्रेट इज कन्वर्टेड, NO3 नेगेटिव इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट और these nitrites is finally converted into नाइट्रोजन गैस। इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया जिन्हें डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहा जाता है। तो ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, हिटरोट्रॉफ्स भी होते हैं एंड ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं। तो हिटरोट्रॉफ्स इसमें हैं, दैट इज सीडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस, पैराकोकस डीनाइट्रिफिकेंस एंड माइट्रोकोकस डीनाइट्रिफिकेंस। और ऑटोट्रॉफ्स होते हैं थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, बैसिलस सबटिलिस। तो ये बैक्टीरिया एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रेट को कन्वर्ट करते हैं इनटू नाइट्रोजन। फाइनली नाइट्रोजन जो है इसमें बनती है। नेक्स्ट स्टेप इज एनेमॉक्स। एनएरोबिक अमोनियम ऑक्सीडेशन को ही कहा जाता है एनेमॉक्स। तो ये फुल फॉर्म एनेमॉक्स की होती है और इसमें NO3 नेगेटिव और NO2 नेगेटिव डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लैंक्टोमाइट्स की हेल्प से। कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें इसकी, तो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ दिस बैक्टीरिया कंटेनिंग लेड्रीन लिपिड। तो इसमें लेड्रीन लिपिड पाया जाता है जो यूनिक फीचर होता है बायोलॉजी का। ये हमें इन प्लैंक्टोमाइट्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट अब हम सेकेंड प्रोसेस बात करते हैं, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। किस तरह से नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स किया जाता है। तो उसको फिक्स किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और उसको फिक्स किया जाता है बाय एंजाइम नाइट्रोजिनेज एंजाइम एंड 16 ATP इज रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस एंड कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। और 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया के इसमें फॉर्म होते हैं, क्योंकि N2 है तो 2NH3 की फॉर्मेशन यहाँ होती है। ये एक रिडक्टिव प्रोसेस होती है, हाईली एंडरगोनिक प्रोसेस होती है। एंडरगोनिक का मतलब है एनर्जी का यहाँ यूज़ होता है, इन द फॉर्म ऑफ ATP एनर्जी यहाँ यूज़ होती है। तो एक हाईली इंटरगोनिक प्रोसेस ये होती है। फॉर्मेशन ऑफ 1 अमोनिया, एक अमोनिया अगर बनाना हो तो 8 ATP की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि यहाँ 2 अमोनिया की फॉर्मेशन होती है तो 16 ATP इसमें रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट दैट इज फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को अगर हमने फिक्स करना है तो एटमॉस्फेयर में 78% जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करना होता है। और उसको फिक्स करने के लिए विदाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इसको फिक्स किया जा सकता है और विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इसको फिक्स किया जाता है। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं विदाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बिना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगर नाइट्रोजन को फिक्स करना हो तो उसे ए बायोलॉजिकल या फिजिकल कहा जाता है, जो फर्दर होती है 2 टाइप की। नेचुरली नाइट्रोजन को फिक्स, नेचुरली भी नाइट्रोजन को फिक्स किया जा सकता है और सिंथेटिक भी नाइट्रोजन को फिक्स किया जा सकता है। नेचुरली अगर इसकी बात करें तो इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन उसे कहा जाता है और सिंथेटिक अगर हम करते हैं तो उसे इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। नेक्स्ट अब हम इन्हें डिस्कस करते हैं। जो इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक रेज की हेल्प से जो है इसको किया जाता है। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जब ये ऑक्सीजन के साथ मिक्स होती है यूवी रेज की हेल्प से या थंडरिंग की हेल्प से इसको कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रस आयन में, NO में। देन इस नाइट्रस आयन जो है वो वाटर के साथ जब ये मिलते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रेट की फॉर्मेशन यहाँ होती है। ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है जब ये वाटर के साथ मिलता है तो HNO2 की फॉर्मेशन करता है और ये जो नाइट्रेट हैं वाटर के साथ मिलते हैं HNO3 की फॉर्मेशन करते हैं। दिस आर द एसिड रेन। और जब ये सॉइल में जाते हैं तो डिसोशिएट हो जाते हैं इनटू NO3 नेगेटिव एंड NO2 नेगेटिव
आयन की फॉर्म में। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है थंडरिंग की हेल्प से। सेकंड जो है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंडस्ट्रीज में भी नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है। उसको फिक्स करने के लिए जो नाइट्रोजन होती है, हाइड्रोजन के साथ इसको 3 हाइड्रोजन के साथ इसको कंबाइन किया जाता है। हाई टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एलिमेंट एंड 100 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देन ये कन्वर्ट होता है इनटू अमोनिया और इस प्रोसेस को कहा जाता है हैबर्स प्रोसेस इसे कहा जाता है। जब ये अमोनिया जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है तो यूरिया की फॉर्मेशन होती है। और यूरिया के स्ट्रक्चर की बात करें, NH2CO NH2, दिस इज द यूरिया। ये यूरिया खाद जो है वो मिट्टी में दी जाती है, फिर यहाँ डिसोशिएट होती है इनटू अमोनियम आयन। तो इस तरह से इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर नाइट्रोजन फिक्स हो रही हो तो उसे कहा जाता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, या इसे हम डाइजोट्रॉप्स भी कहते हैं। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स या डाइजोट्रॉप्स जो होते हैं, जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट जो होते हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हो गए या साइनोबैक्टीरिया हो गए, ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बायोलॉजिकली नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। कुछ यूकैरियोटिक भी होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जैसे कि ईस्ट हो गया। इसमें एग्जाम्पल हैं रोडोटोरुला, पेलुलेरिया एंड यूलिलेरिया। ये सम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। नोट में हम याद रखेंगे जो प्लाज्मिड होता है वो मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट्स में प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, लेकिन एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी है दैट इज ईस्ट, इसमें भी प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। और इसमें जो प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है दैट इज 2 माइक्रोप्लाज्मिड जो है वो देखने को मिलता है ईस्ट में। अगर हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें तो ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होते हैं एंड सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन भी देखने को मिलते हैं। फ्री लिविंग की सबसे पहले हम बात करेंगे फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर। कौन कौन से ऐसे होते हैं जो फ्री लिविंग होते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं? बैक्टीरिया होते हैं एंड साइनोबैक्टीरिया होते हैं। अगर बैक्टीरिया की बात करें तो ये एरोबिक भी होते हैं एंड एनारोबिक भी होते हैं। एरोबिक का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। एरोबिक 2 तरह के होते हैं, ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट का मतलब होता है जो पूरी तरह से एरोबिक होते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही जो काम करते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं एजोबैक्टर, एजोस्पाइरुलम, डायरेक्सिया एंड बिजर्निका। ये ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। फैकल्टेटिव का मतलब ये है कि इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी ये काम करते हैं और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, दैट इज बैसिलस एंड क्लेब्सिलिया। ये फैकल्टेटिव एरोब्स होते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं एनारोब्स। एनारोब्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो ये भी 2 तरह के होते हैं, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। मतलब फोटोसिंथेटिक जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस कर सकते हैं और नॉन फोटोसिंथेसिस जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को नहीं करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले बात करते हैं इसके एग्जांपल क्रोमेटियम, क्लोरोबियम एंड रोडोस्पाइरुलम एंड रोडोसिडोमोनास। एंड नॉन फोटोसिंथेटिक एग्जांपल है क्लोस्ट्रीडियम। इस तरह से ये हम बात की बैक्टीरिया की। अब हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है, जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं नोस्टॉक, एनाबिना एंड ऑसिटोरिया। तो ये हो गया बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया का जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म की जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं ये भी 2 तरह के होते हैं। बाय फॉर्मिंग नोड्यूल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नोड्यूल फॉर्मेशन करते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नोड्यूल नहीं फॉर्म करते हैं, विदाउट नोड्यूल भी होते हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे जिनमें नोड्यूल फॉर्मेशन होती है। नोड्यूल 2 जगह हमें देखने को मिलते हैं। इन द रूट नोड्यूल, रूट में भी नोड्यूल की फॉर्मेशन होती है जहाँ पे नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है। और इन द स्टेम नोड्यूल, स्टेम में भी नोड्यूल की फॉर्मेशन होती है जहाँ नाइट्रोजन को फिर फिक्स किया जाता है। पहले हम रूट नोड्यूल की बात करें तो रूट नोड्यूल में आते हैं लेगुमिनस प्लांट। इन लेगुमिनस
प्लांट की जो रूट होती हैं उसमें नोड्यूल की फॉर्मेशन होती है और वहाँ पे नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है बाय सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द बैक्टीरिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन लेगुमिनस प्लांट। और नॉन लेगुमिनस प्लांट भी होते हैं जिनमें की रूट में नोड्यूल देखने को मिलती है और वो भी नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो लेगुमिनस प्लांट की अगर हम सबसे पहले बात करें तो इसका एग्जाम्पल है दैट इज राइजोबियम बैक्टीरिया, जिसे बैसिलस रेडिकोला कहा जाता है और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है पी प्लांट्स के साथ। सेकंड हम बात करते हैं सोयाबीन एंड अल्फा अल्फा, जिसे सिनोराइजोबियम के साथ इसकी एसोसिएशन देखने को मिलती है। एंड सेकंड हम बात करते हैं नॉन लेगुमिनस प्लांट की। तो प्लांट है पैरास्पोनिया, जिसमें कि एसोसिएशन करता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद बैक्टीरिया ब्रेडीराइजोबियम के साथ। सेकंड है अल्नस कैजुरीना एंड मेरिका, ये एसोसिएशन करते हैं फ्रेंकिया बैक्टीरिया के साथ और फ्रेंकिया बैक्टीरिया जो है वो बिलोंग करता है एक्टिनोमाइसिटीज, जिसे रे फंजाई कहा जाता है। और एक्टिनोमाइसिटीज में जो एसोसिएशन होती है इसे कहा जाता है एक्टिनोमाइकोराइजल एसोसिएशन। इस तरह की एसोसिएशन एक्टिनोमाइसिटीज में देखने को मिलती है। सेकंड इसमें एग्जांपल है गुनेरिया, जो नॉस्टॉक के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेम नोड्यूल की। इसमें प्लांट है दैट इज सेसबेनिया, बैक्टीरिया इज एजोराइजोबियम बैक्टीरिया के साथ इसकी सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिलती है और स्टेम में ये नोड्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं विदाउट नोड्यूल फॉर्मेशन। बिना नोड्यूल की फॉर्मेशन से भी नाइट्रोजन को फिक्स किया जा सकता है बाय, इसमें जो प्लांट होता है, जो कैरोइड रूट ऑफ साइकस होती है, उसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिलती है नॉस्टॉक एंड एनाबिना की, जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। सेकंड है इसमें थैलस ऑफ एंथोसिरोज। तो एंथोसिरोज के थैलस में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है नॉस्टॉक कॉलोनी की, जो भी नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। एंड लीफ ऑफ एजोला जो होते हैं उसमें भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है एनाबिना अजोले की, जिसमें कि नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है। तो इसमें नोड्यूल की फॉर्मेशन इनमें नहीं होती है। विदाउट नोड्यूल फॉर्मेशन ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके भी नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। नेक्स्ट हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन इन साइनोबैक्टीरिया में नाइट्रोजन किस तरह से फिक्स होती है। इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। तो इस तरह से अगर हम इसके सेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें देखने को मिलता है सेल का स्ट्रक्चर, और बाहर इसमें म्यूसिलेज की सीट होती है। ये एक सेल का स्ट्रक्चर है और इसके बाहर हमें म्यूसिलेज की लेयर देखने को मिलती है। अगर इन सेल में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये फिलामेंटस सेल जो हैं एक स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं अपने सेल में, और उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है हेटेरोसिस्ट। इस तरह से थिक वॉल्ड ये स्ट्रक्चर होता है जो कि हमें देखने को मिलता है साइनोबैक्टीरिया में। और जो हेटेरोसिस्ट होता है इसमें इसकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है और इसके अंदर सिर्फ फोटोसिस्टम 1 ही प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट है, ये हमारे पास एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, ये बीच में स्ट्रोमा देखने को मिलते हैं। और इसमें जो प्रेजेंट होते हैं दैट इज ये प्रेजेंट है, इन्हें हम थैलाकॉइड कहते हैं या थैलाकॉइड लैमेला कहते हैं, क्योंकि ये सिंगल सिंगल प्रेजेंट है। इस तरह से स्टॉक में ये नहीं प्रेजेंट है। अगर ये स्टॉक्ड होते हैं तो उसे हम ग्रैना कहते हैं। तो ये क्योंकि ग्रैना की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है तो इन्हें ए ग्रैनल कहा जाता है। इसमें सिर्फ थैलाकॉइड की फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। और क्योंकि ये सिंगल सिंगल थैलाकॉइड की फॉर्म में प्रेजेंट है तो इनमें कोई भी अप्रेस्ड रीजन प्रेजेंट नहीं है। अगर अप्रेस्ड रीजन प्रेजेंट नहीं है तो फोटोसिस्टम 2 भी एब्सेंट होगा। तो इसलिए इनमें सिर्फ और सिर्फ फोटोसिस्टम 1 ही प्रेजेंट होता है। क्योंकि फोटोसिस्टम 2 अगर प्रेजेंट नहीं है तो फोटोसिस्टम 2 जो होता है उसमें देखने को मिलती है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो इनमें फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो है वो नहीं होती है, जिस वजह से यहाँ ऑक्सीजन भी इवॉल्व नहीं होती है। तो हेटेरोसिस जो होता है उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ फोटोसिस्टम 1 ही देखने को मिलता है। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इनमें ओनली साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइजेशन होती है, क्योंकि इसमें फोटोसिस्टम 1 ही प्रेजेंट है। नो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बिकॉज फोटोसिस्टम 2 एब्सेंट है। तो नो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर देन नो ऑक्सीजन इवोल्यूशन नहीं होगा। और
अगर ऑक्सीजन वहाँ प्रेजेंट नहीं है तो ऑक्सीजन की अब्सेंस में ही नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है वो फंक्शनल होता है। तो नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है वो हेटेरोसिस्ट के अंदर जो है वो फंक्शनल होता है, और जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको ये नाइट्रोजनेज एंजाइम कन्वर्ट करता है इनटू अमोनिया। तो फर्स्ट जो अमोनिया देखने को मिलता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज अमोनिया। तो अमोनिया की फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलती है। तो हेटेरोसिस्ट जो है इस तरह से, हेटेरोसिस्ट में ही ये हमें देखने को मिलता है नाइट्रोजनेज एंजाइम, क्योंकि ये नाइट्रोजनेज एंजाइम इन दी कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन जहां प्रेजेंट होती है वहां ये फंक्शन नहीं करता है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। नेक्स्ट बात करते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेगुमिनस प्लांट। जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं उनमें किस तरह से बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। तो लेगुमिनस प्लांट जैसे कि पी, ग्राम, ये लेगुमिनस प्लांट होते हैं। लेगुमिनस प्लांट में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है बाय राइजोबियम बैक्टीरिया, जैसे कि बैसिलस रेडिसिकोला। राइजोबियम की बात करें तो राइजोबियम बैक्टीरिया रॉड शेप्ड होते हैं। सॉइल बैक्टीरिया ये होता है, फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया है, एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है ये होता है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं किस तरह से ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो अगर हम रूट के स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरह से हमारे पास एक रूट होती है। रूट में रूट हेयर प्रेजेंट होता है। रूट हेयर के बाद उसमें एपिडर्मिस रीजन प्रेजेंट होता है, देन उसमें कॉर्टेक्स रीजन प्रेजेंट होता है, एंड एंडोडर्मिस रीजन प्रेजेंट होता है, एंड इसके बाद पेरिसाइकल रीजन प्रेजेंट होता है जिसमें कि जाइलम एंड फ्लोएम के बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये हमारे पास सॉइल है। सॉइल में हमें देखने को मिलती है व्हेन नाइट्रोजन जो है वो डेफिशिएंसी है तो रूट हेयर रिलीज करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जिन्हें फ्लेवोनॉइड्स कहा जाता है, और जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो यहाँ पर इसके साथ जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कीमोटैक्टिज्म। तो कीमोटैक्टिज्म क्या होता है? अट्रैक्शन ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया टुवर्ड्स द रूट हेयर इन रिस्पॉन्स टू केमिकल, उसे कहा जाता है कीमोटैक्टिज्म। तो यहाँ हमें कीमोटैक्टिज्म देखने को मिलता है। ये हमारे पास राइजोबियम बैक्टीरिया है। अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्यों इस रूट के साथ जुड़ेगा? तो ये जो रूट होते हैं ये रूट हेयर रिलीज करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जिन्हें फ्लेवोनॉइड्स कहा जाता है, और ये फ्लेवोनॉइड्स जो हैं फिर अट्रैक्ट करते हैं बैक्टीरिया को टुवर्ड्स इट। इसे कहा जाता है कीमोटैक्टिज्म। देन उसके बाद क्या देखने को मिलता है? जैसे ही बैक्टीरिया टुवर्ड्स द रूट चले जाते हैं तो हमें कर्लिंग ऑफ रूट हेयर देखने को मिलता है। तो रूट जो है वो इस तरह से टुवर्ड्स बैक्टीरिया की तरफ कर्ल हो जाती है। सेकेंड स्टेप कर्लिंग ऑफ रूट हेयर होता है। बैक्टीरिया सेक्रीट्स नोड फैक्टर, बैक्टीरिया कुछ नोड फैक्टर रिलीज करता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कर्लिंग ऑफ हेयर, जिसकी वजह से बैक्टीरिया ने कुछ यहाँ पर रिलीज किया, नोड फैक्टर को रिलीज किया, जिसकी वजह से रूट जो है वो इस तरह से कर्लिंग ऑफ रूट हेयर देखने को मिलती है। थर्ड स्टेप की अगर हम बात करें, बाइंडिंग ऑफ बैक्टीरिया बैक्टीरियल सेल विद द होस्ट सेल, रूट सेल जिसे कहा जाता है। तो ये रूट का जो सेल है इसकी ये इस तरह से सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। रूट की अगर हम बात करें तो रूट की सेल वॉल एंड उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, बैक्टीरिया सेल जो है वो बाइंड करता है होस्ट सेल के साथ, और बैक्टीरिया रिलीज करता है कार्बोहाइड्रेट दैट इज लेक्टिन। ये एक कॉन्केवेलिन ए होता है, कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन होती है। यहाँ पर होस्ट के साथ जो है बैक्टीरिया बाइंड कर जाता है। होस्ट की अगर हम बात करें तो उसमें पॉलीसेक्राइड होता है, और जो बैक्टीरिया होता है उसमें लेक्टिन एंड रीकैरिडिन प्रेजेंट होता है, जो कि यहाँ पे बाइंडिंग जब इनमें होती है तो ये रिलीज होता है। फोर्थ स्टेप दैट इज एंडोसाइटोसिस, और उसके बाद हमें देखने को मिलती है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब है इन्वेजन ऑफ बैक्टीरियल सेल इनटू द रूट हेयर। तो बैक्टीरिया सेल जो है, ये बैक्टीरिया सेल जो है वो रूट के हेयर के अंदर चला जाता है, उसका इन्वेजन देखने को मिलता है, उसे कहा जाता है एंडोसाइटोसिस। और एंडोसाइटोसिस के बाद होती है फॉर्मेशन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड, जो अगला स्टेप होता है। तो इन्फेक्शन थ्रेड जो है वो, इन्फेक्शन जो है वो हमें देखने को मिलता है रूट में, जिससे कि एक सेलुलोजिक ट्यूब बनती है कंटेनिंग द चेन ऑफ बैक्टीरिया। इस तरह से ये बैक्टीरिया जो है वो चेन की फॉर्मेशन करते हैं, जिसे इन्फेक्शन थ्रेड कहा जाता है, या इसे हम सेलुलोजिक ट्यूब कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज एक्सटेंशन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड अप टू द इनर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। तो ये जो इन्फेक्शन थ्रेड है
ये इन्फेक्शन थ्रेड जो है एपिडर्मिस को क्रॉस करता है, देन ये कॉर्टेक्स में एंटर करता है। इस तरह से कॉर्टेक्स रीजन तक ये पहुंच जाता है। देन इसके बाद इन कॉर्टेक्स सेल में ये बैक्टीरिया क्या करता है, तो बैक्टीरिया सेक्रीट करता है एक फैक्टर दैट इज कैनेटिन फैक्टर को रिलीज करता है, जो प्रमोट करता है डिवीजन ऑफ कॉर्टिकल एंड पेरिसाइकल सेल। जो कॉर्टेक्स के सेल्स हैं और पेरिसाइकल के सेल हैं, उनकी बहुत सारी डिवीजन वहाँ हमें देखने को मिलती है। तो डिवीजन ऑफ कॉर्टिकल सेल्स एंड पेरिसाइकल सेल इस कैनेटिन फैक्टर की वजह से देखने को मिलता है। और होस्ट सेल जो है, जो रूट है, वो सेक्रीट करती है ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है वो प्रोमोट करता है इस सेल डिवीजन को। नेक्स्ट स्टेप इज द रिलीज ऑफ बैक्टीरिया इनटू द कॉर्टिकल सेल। और जो बैक्टीरिया है वो रिलीज हो जाता है कॉर्टेक्स में। जैसे ही बैक्टीरिया इन्फेक्शन थ्रेड जो है वो कॉर्टिकल सेल में एंटर करता है और अपने अराउंड जो है प्री बैक्टीरियल मेम्ब्रेन फॉर्म करता है, और इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है सिम्बायोसोम या प्री बैक्टीरियल सेल इसे कहा जाता है, जो हमें देखने को मिलता है कॉर्टिकल सेल्स के अंदर। तो ये इन्फेक्शन थ्रेड यहाँ पे अंदर कॉर्टिकल सेल्स में एंटर करके सिम्बायोसोम या प्री बैक्टीरियल सेल की फॉर्मेशन करता है। एंड अगर हम बैक्टीरिया सेल की बात करें तो ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम इसके अंदर होता है और ये रॉड शेप बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ लेग हेमोग्लोबिन। जैसे कि ह्यूमन में भी हेमोग्लोबिन होता है, उसमें हेम और ग्लोबिन पार्ट होता है, उसी तरह लेगुमिनस प्लांट के हेमोग्लोबिन को लेग हेमोग्लोबिन कहा जाता है। इसमें जो हेम पार्ट होता है, पिगमेंट पार्ट होता है, इसको बनाने का काम करते हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया बनाते हैं हेम पार्ट को, एंड जो सेकंड ग्लोबिन पार्ट होता है, प्रोटीन पार्ट होता है, इसे सिंथेसाइज किया जाता है बाय द होस्ट, मतलब कि जो होस्ट सेल है, रूट है, वो इसे फॉर्म करते हैं। लेग हेमोग्लोबिन की बात करें तो ये ऑक्सीजन स्कैवेंजर होते हैं, ऑक्सीजन को खाने का ये काम करते हैं, जिसकी वजह से इम्पार्ट होता है वहाँ पे पिंक कलर आ जाता है नोड्यूल्स में। तो जो लेग हेमोग्लोबिन बैक्टीरिया और प्लांट ने बनाया है, वो फ्री ऑक्सीजन जो भी प्रेजेंट है वहाँ, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, स्क्वेंजर ये होते हैं ऑक्सीजन के, और ऑक्सी होमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से पिंक कलर होता है। नाउ दिस बैक्टीरिया, जो ये बैक्टीरिया यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये अब रॉड शेप से चेंज होकर स्फेरिकल हो जाता है और इसे हम बैक्टीरियोइड कहते हैं। और यहाँ पे ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है, और एनएरोबिक ये बैक्टीरिया फिर सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, अगर जनरली हम साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो वो एयरोबिक होता है और फ्री लिविंग होता है। जैसे ही इसकी सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो जाती है तो ये एनारोबिक और सिम्बायोटिक ये हो जाता है एंड स्फेरिकल शेप में बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल। तो आउट ग्रोथ ऑफ कॉर्टिकल एंड पेरिसाइकल सेल्स की जो आउट ग्रोथ होती है, इसमें जो कंटिन्यूअस सेल जो है डिवाइड कर रहे हैं, ट्यूमर की जो फॉर्मेशन होती है, उसमें अंदर फॉर्मेशन होती है प्री बैक्टीरियल सेल या सिम्बायोसोम जो है इस पेरिसाइकल या कॉर्टेक्स सेल्स के अंदर अब चले गए होते हैं, जिससे रूट नोड्यूल की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हम स्टेप बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नोड्यूल। देन इसके बाद इन रूट नोड्यूल में नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है। तो इसके लिए जो कंपोनेंट्स होते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो वो इम्पॉर्टेंट होता है इन साइटोसोल्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के जो साइटोसोल होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम। और लेग हेमोग्लोबिन भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑक्सीजन स्क्वेंजर होता है, जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है उसको ये ले लेता है। नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है, क्योंकि ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो काम नहीं करता है। और नाइट्रोजनेज एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन्स होती हैं, दो तरह की जीन इसमें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। फर्स्ट इज़ द नेसेसरी जीन, तो नेसेसरी जीन, एंड सेकेंड इज़ द असेसरी जीन। नेसेसरी जीन की अगर हम बात करें तो NIF जीन जो है उसे नेसेसरी जीन कहा जाता है। आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन जो है ये जीन जो है वो काम करती है। सेकंड है असेसरी जीन, जिसे फिक्स जीन या FIX जीन कहा जाता है, एंड इट रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ निफ जीन। तो निफ जीन की एक्टिविटी को ये फिर रेगुलेट करती है। तो इस तरह से नेसेसरी एंड असेसरी जीन होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजनेज एंजाइम। तो नाइट्रोजनेज एंजाइम की जो फॉर्म्स हैं ये 3 फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फर्स्ट इज आयरन मोलिब्डेनम प्रोटीन, मोस्ट कॉमनली फॉर्म इसकी यही होती है, यही आयरन मोलिब्डेनम प्रोटीन मोस्टली देखने को मिलता है। सेकेंड इज आयरन प्रोटीन, एंड थर्ड इज
आयरन वेनेडियम प्रोटीन, VA फॉर वेनेडियम। तो ये 3 फॉर्म है नाइट्रोजनेज एंजाइम की। नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है N2 की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है, N ट्रिपल बॉन्ड एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। तो 2 अमोनिया की फॉर्मेशन होती है विद द हेल्प ऑफ दिस नाइट्रोजनेज एंजाइम। इट विल रिक्वायर 16 ATP की यहाँ रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह से ये नाइट्रोजन फिक्स की जाती है। फाइनल जो प्रोसेस होती है इस तरह से होती है। इस तरह से ये नाइट्रोजन होती है। ये नाइट्रोजन जो है वो अटैच्ड होती है इस नाइट्रोजनेज एंजाइम के साथ। ये हमारे पास नाइट्रोजनेज एंजाइम है, इसके साथ ये नाइट्रोजन जुड़ती है। तो N ट्रिपल बॉन्ड N जो है नाइट्रोजन जो है डाई नाइट्रोजन की फॉर्मेशन यहाँ होती है। इस तरह से नाइट्रोजनेज एंजाइम के साथ जब नाइट्रोजन जुड़ जाती है तो फॉर्मेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन होता है और ये डाई नाइट्रोजन जो है फर्दर फिर डाई अमाइड की फॉर्मेशन करती है और यहाँ पर हाइड्रोजन आयन जो है वो अटैच्ड हो जाते हैं। तो 2 प्रोटॉन जो हैं वो अटैच्ड होते हैं यहाँ और इसका एक बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं एंड देन इसके बाद फिर से इसमें 2 हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड कर जाते हैं और यहाँ पे एक और डबल बॉन्ड जो था उसको ब्रेक कर देते हैं। सिर्फ सिंगल बॉन्ड फिर इसमें हमें देखने को मिलता है और इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है हाइड्राजीन। तो हाइड्राजीन का ये स्ट्रक्चर फिर फॉर्म होता है। देन 2 प्रोटॉन फिर से इससे अटैच्ड होते हैं, 2 हाइड्रोजन आयन जो हैं वो अटैच्ड होते हैं और एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं वो बनते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड एक नाइट्रोजन के साथ 3 होते हैं और दूसरे नाइट्रोजन के साथ भी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और इस तरह से 2 अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। ये रिलीज हो जाता है और एंजाइम जो है वो रीजनरेट होकर यही प्रोसेस फर्दर करता है। अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो नाइट्रोजन N2 है, उसको ब्रेक करने के लिए 8 हाइड्रोजन 8 इलेक्ट्रॉन 16 ATP की रिक्वायरमेंट होती है। इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजनेज एंजाइम इट विल कन्वर्ट इनटू 2 अमोनिया आयन, 2 हाइड्रोजन आयन एंड 16 ADP प्लस 16 फॉस्फेट आयन की फॉर्मेशन यहाँ होती है। तो इस तरह से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है। ये नाइट्रोजन साइकिल का सेकंड स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप हमने नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म देखा, सेकंड हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन देखा एंड देन इसके बाद एसिमिलेशन स्टेप होता है नाइट्रोजन साइकिल का थर्ड स्टेप। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन। तो अभी तक हमने देखा कि नाइट्रोजन से अमोनिया की फॉर्मेशन होती है, लेकिन ये अमोनिया एट फिजियोलॉजिकल pH अमोनिया गेट प्रोटोनेटेड। तो अमोनिया जो है प्रोटोन से रिएक्ट करके अमोनियम आयन की फॉर्मेशन इसमें हो जाती है और ये अमोनियम आयन जो है हाईली टॉक्सिक होते हैं एंड कैन नॉट बी रिटेन इन द प्लांट सेल। तो ये अमोनियम आयन जो हैं वो प्लांट इनको अपने पास नहीं रख सकता है क्योंकि ये हाईली टॉक्सिक होते हैं। देन इसके बाद इन अमोनियम आयन का फेट हमें देखने को मिलता है, जिसमें फर्स्ट हमें देखने को मिलती है रिडक्टिव एमिनेशन। और रिडक्टिव एमिनेशन में जो अमोनियम आयन होते हैं वो अटैच्ड होते हैं फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ अमोनियम आयन दैट इज अल्फा कीटोगुल्टारिक एसिड। क्रैब साइकिल में ये प्रेजेंट होता है, 5 कार्बन ये कंपाउंड होता है। तो इसके साथ ये अमोनियम आयन अटैच होते हैं और ये बनाते हैं ग्लूटामिक एसिड। इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से ये फॉर्मेशन होती है ग्लूटामिक एसिड की। और यहाँ पे एक NADPH जो है वो यूज़ होता है एंड NADP पॉजिटिव की फॉर्मेशन होती है। तो ग्लूटामिक एसिड जो बनता है फर्स्ट फॉर्म्ड अमीनो एसिड होता है ड्यूरिंग द नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये एक एसिडिक अमीनो एसिड है। तो सबसे पहले ग्लूटामिक एसिड बनता है नाइट्रोजन साइकिल में या नाइट्रोजन फिक्सेशन में। अगर हम बात करें फर्स्ट डिस्कवर्ड अमीनो एसिड की तो दैट इज़ एस्पैराजीन। एस्पैरागस से इसको डिस्कवर किया गया था। तो पहला डिस्कवर्ड अमीनो एसिड दैट इज़ एस्पैराजीन है जो कि एस्पैरागस में होता है और नाइट्रोजन साइकिल में ग्लूटामिक एसिड। और इससे फर्दर फिर अदर अमीनो एसिड की फॉर्मेशन होती है एंड सेकंड स्टेप है ट्रांसएमिनेशन। तो ट्रांसएमिनेशन फिर फर्दर देखने को मिलती है। ट्रांसएमिनेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम वन अमीनो एसिड टू कीटो ग्रुप ऑफ ए कीटो एसिड। मतलब कि इसके लिए रिक्वायर्ड एंजाइम होता है अमीनो ट्रांसफेरेज या ट्रांसएमिनेज एंजाइम यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। तो एक अमीनो एसिड है और दूसरा यहाँ पर कीटो एसिड होता है। अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्बन के साथ COOH बॉन्ड एंड NH3 बॉन्ड एंड एक तरफ H एंड R1 इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये एक अमीनो एसिड है। इसी तरह से दूसरा अमीनो एसिड हमें देखने को मिलता है दैट इज कीटो एसिड जिसमें C डबल बॉन्ड O अटैच्ड है और उसके बाद ये R1 का NH3 और
R2 का CO जो है ट्रांस एमिनेज एंजाइम की हेल्प से ट्रांसफ़र होता है और अमीनो एसिड सेकेंड की फॉर्मेशन करता है। इस तरह से ट्रांस एमिनेशन की प्रोसेस होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक। ये हमने मिनरल न्यूट्रिशन और नाइट्रोजन साइकिल को कंप्लीट कर लिया है। ये फिजियोलॉजी का हमारा थर्ड टॉपिक है, दैट इज़ मिनरल न्यूट्रिशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।